हाँ जी, लास्ट में फॉरेस्ट रिपोर्ट चल रही थी अपने। जिसमें राजस्थान में एक तो हाईएस्ट या मैक्सिमम जो फॉरेस्ट एरिया और परसेंटेज है, इस पे बात हुई थी अपनी। और ये एरिया मोस्टली अरावली के ईस्ट में ही था। अरावली के ईस्ट में जेड साइन अपन ने बनाया था। जेड साइन में मुख्यतः राजस्थान का एक तो अरावली है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, इस साइड में अलवर, सदन की तरफ इस साइड में प्रतापगढ़, और इस साइड में लिया था चित्तौड़। और परसेंटेज में हमने बात की थी यूपीएससी। फॉरेस्ट हाईएस्ट है उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, देन सिरोही, और इस सी का मीनिंग लिया था अपन ने करौली से। जिसमें ये दो जिले ऐसे थे जिसमें फॉरेस्ट परसेंटेज मोर देन 20%, 20 से भी अधिक था। उदयपुर में लगभग 23% और प्रतापगढ़ में 22% के आसपास। यानी एक 23.60 था और एक 22.48। उसके बाद में राजस्थान में मिनिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो राजस्थान के नॉर्थ में था, जिसमें हमने यहाँ चूरू, हनुमानगढ़ और यहाँ बीकानेर की जगह शब्द क्या यूज किया था, जोधपुर, देन श्री गंगानगर। तो राजस्थानी नॉर्थ वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें फॉरेस्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे कम है। और इसमें जहाँ फॉरेस्ट सबसे कम है यानी चूरू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ फॉरेस्ट परसेंटेज भी सबसे कम। लेकिन परसेंटेज में सेकंड अपन किसको लेते हैं, जोधपुर। देन उसके बाद में बीकानेर। और तो जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी परसेंटेज में बाद में न्यूनतम में आता है। जैसे पहले इन दो को काउंट करना है और उसके बाद में जो दो बड़े जिले बसते हैं, बीकानेर और जैसलमेर वाले पार्ट, परसेंटेज में उनको लेना होता है। परसेंटेज में इसके ऊपर वाले हिस्से को छोड़ना होता है अपने को, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये टॉप 4 में काउंट नहीं होते, लेकिन मिनिमम फॉरेस्ट में ये टॉप 4 में काउंट रहते हैं। तो राजस्थान में हमेशा कम फॉरेस्ट है, वो उत्तरी भाग में पाया जाता है, ना कि पश्चिमी भाग में। तो माइंड में अपने ये रहता है कि डेजर्ट राजस्थान के पश्चिम में है तो फॉरेस्ट सबसे कम पश्चिम में है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए राजस्थान के किस भाग में वन सबसे कम है, तो आंसर रहेगा राजस्थान के नॉर्थ या उत्तरी भाग में वन सबसे कम पाए जाते हैं। तो यहाँ तक डेटा हो गया था अपना सर्वाधिक और न्यूनतम वाला। इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखिए, राजस्थान में फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेवेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक वन बढ़ोतरी और सर्वाधिक वन कमी। इन राजस्थान स्टेट हाईएस्ट फॉरेस्ट ग्रोथ और एक तरफ हाईएस्ट फॉरेस्ट रेड्यूस। तो हाईएस्ट ग्रोथ वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें मोस्टली अपने अरावली के पश्चिम वाले जो भाग हैं इनमें ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। कहीं पश्चिम वाले जो जिले हैं वो लगभग 0 पॉइंट पे चल रहे होते हैं। तो इनमें एक तो राजस्थान में सीकर में वनों में बढ़ोतरी इस बार सर्वाधिक देखी गई है। देन बाड़मेर, और उसके बाद में एक डिस्ट्रिक्ट अरावली में से भी काउंट हो रहा है, अलवर। तो ग्रोथ में मोस्टली आपको राजस्थान के पश्चिमी जिले ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि पश्चिमी जिलों में वन बहुत कम है। तो कम है तो उसमें और कम क्या हो सकता है, इसका मीनिंग वहाँ ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे जनरली उन कंट्रीज की जीडीपी सबसे ज़्यादा बढ़ती है जो विकासशील राष्ट्र हैं। जो बिल्कुल टॉप पे विकसित राष्ट्र हैं उनके जीडीपी ग्रोथ कम रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट डेवलपमेंट कर चुके हैं वो। तो राजस्थान के अरावली के ईस्ट वाले जो फॉरेस्ट हैं
ईस्ट वाले जो जिले हैं उनमें लगभग फॉरेस्ट ठीक ठाक हैं जितने होने चाहिए। तो पूर्वी राजस्थान के अंदर जनरली आपको कमी ज़्यादा दिखाई देगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बढ़ोतरी हर बार लगभग अपने, अगर 4 या 5 बढ़ोतरी वाले प्रमुख जिले हैं तो उन 4 या 5 में से 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट आपको अरावली के पश्चिम में मिलेंगे। एक आधा जिला हो सकता है बीच में अरावली का भी है, जैसे अलवर आ रहा है नंबर 3 पे। तो हाईएस्ट ग्रोथ के अंदर जो 3 डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो उसमें नंबर फर्स्ट है सीकर, देन नंबर सेकंड है अपना बाड़मेर का पार्ट, और उसके बाद में नंबर 3 पे अलवर, और इसमें सर्वाधिक कमी वाले इसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट रिडक्शन वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज सॉरी एरिया वाले जो जिले हैं उसमें 12 बाहर हुआ था, 12 की जगह चित्तौड़ काउंट हुआ था, क्योंकि 12 में सबसे ज़्यादा कमी आई थी पिछली बार फॉरेस्ट रिपोर्ट में। 12 के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में नंबर 3 पे अजमेर। तो ये राजस्थान के वो जिले हैं जो अरावली या अरावली के ईस्ट में, जैसे 12 मैक्सिमम फॉरेस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़ तो अभी मैक्सिमम फॉरेस्ट में ही काउंट होता है। उदयपुर और अलवर के बाद में तीसरा मैक्सिमम फॉरेस्ट वाला एरिया प्रतापगढ़, और एक अरावली का जिला अजमेर, यानी यहाँ से और ये वाला 12 से अगर हम एक इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल यहाँ से प्रतापगढ़ को लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाए, तो ये मिनिमम मैक्सिमम जो रिडक्शन यानी जहाँ सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड हुई है वो वाले डिस्ट्रिक्ट हैं 12, देन सेकंड प्रतापगढ़, उसके बाद में अजमेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक कमी सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला जिला रहा है सीकर इस बार, और सर्वाधिक कमी वाला रहा है 12। तो इसमें कम से कम 2-2 जिलों के नाम आपको पता होने चाहिए। क्या ये एसएफआर रिपोर्ट 2023 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से जिलों ने की है? सीकर और बाड़मेर। और सबसे ज़्यादा कमी किस क्षेत्र में हुई है? तो इन जिलों में कमी रिकॉर्ड हुई। तो यहाँ सर्वाधिक वनों की बात नहीं कर रहे अपन, ये देख रहे हैं 2 साल में ग्रोथ सबसे ज़्यादा करने वाला जिला, तो उसमें इस बार रिकॉर्ड में सीकर आगे रहा है। हालांकि ऑल ओवर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है ग्रोथ के बाद, जिसका टोटल मैक्सिमम आता है वो उदयपुर है। वो सिंपल क्वेश्चन होता है राजस्थान में मैक्सिमम फॉरेस्ट किस जिले में, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। जबकि 2 साल में ग्रोथ करने वाला सबसे आगे कौन रहा है? सीकर। और जो टोटल ग्रोथ है डिस्ट्रिक्ट है, तो जैसा कि आपको बताया था रिपोर्ट 33 जिलों की है ये। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट विद टोटल फॉरेस्ट इंक्रीज, यानी वनों में बढ़ोतरी वाले जो जिले हैं वो राजस्थान में कितने रहे हैं इस बार? तो हाईएस्ट जो बढ़ोतरी रही है वो तो रही है इन 2-3 प्रमुख जिले हैं, बाकी टोटल ऐसे 12 जिले रहे हैं, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें टोटल फॉरेस्ट डिक्रीज, सर्वाधिक कमी वाले जो वन हैं, डिक्रीज वाले में इस काउंटिंग को उल्टा लिख दीजिए। यहाँ 12 लिखा आपने, इसका उल्टा कितना होगा? 21। तो उसमें रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट विद टोटल फॉरेस्ट डिक्रीज 21, और डिस्ट्रिक्ट विद टोटल फॉरेस्ट इंक्रीज 12। तो मीनिंग ये है कि पिछली बार अपना जो 2021 के जो डेटा थे फॉरेस्ट में था कि टोटल जोग्राफिकल एरिया में राजस्थान में वन थे 7.43% एरिया में। 2023 की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर फॉरेस्ट कितने परसेंट एरिया पे? तो इसका मीनिंग ऑल ओवर फॉरेस्ट बढ़ा है, वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी वाले जिले सिर्फ कितने रहे हैं? 12। जबकि कमी कितने जिलों में आई है? 21 जिलों में। तो यहाँ देख के तो अपने को ये लगता है कि राजस्थान में वनों में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन जिन जिलों में कमी हुई है उसमें कुछ एक वर्ग किलोमीटर, जैसे 2 वर्ग किलोमीटर की कमी, 3 वर्ग किलोमीटर की कमी, लेकिन जिनमें बड़े हैं उनमें 10 वर्ग किलोमीटर, 15 वर्ग किलोमीटर, 20 वर्ग किलोमीटर। तो ग्रोथ वाले जो 12 हैं वो भले ही काउंटिंग में कम है, लेकिन उनके ग्रोथ का डिजिट थोड़ा बड़ा है। और जिनमें कमी आई उनमें 1 वर्ग किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर, 3 वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से कमी है। तो भले ही कमी वाले जिलों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन राजस्थान में ऑल ओवर देखा जाए कि राजस्थान में
फॉरेस्ट का सिनेरियो क्या रहा है, तो फॉरेस्ट ने पिछली बार वनों में बढ़ोतरी दर्ज की है लगभग 0.57 पार्ट के, इतने परसेंट एरिया में वन बढ़े ऑल ओवर। तो ये सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले जो जिले लिखे हैं उसके जस्ट नीचे साइड में लिखेगा वनों में कुल बढ़ोतरी वाले जिले, ये नोट में लिख दीजिए चाहे साइड में नीचे की तरफ, कुल बढ़ोतरी वाले जिले 12, और आगे लिख दीजिए कमी वाले जिले कमी वाले जिले 21। तो डिस्ट्रिक्ट विद टोटल फॉरेस्ट इंक्रीज और डिस्ट्रिक्ट विद टोटल फॉरेस्ट डिक्रीज। तो कमी वाले की तरफ जो ये कमी वाले लिखे हैं उसके नीचे कमी वाला डेटा लिखा हुआ है, 21 जिलों में कमी आई है। और ग्रोथ वाले की ये जो आगे कंटिन्यूस अकाउंटिंग 3 से स्टार्ट होगी, लगभग 12 जिले इसमें आते हैं टोटल। तो सबका रैंक याद नहीं करना कि 12 तक बढ़ोतरी किस किस में रही। 3 हाईएस्ट याद रखिए, और जिनमें कमी आई है 21 जिलों में उसमें हाईएस्ट मैक्सिमम कमी किस में दर्ज हुई है, 12 में, देन प्रतापगढ़ एंड अजमेर। इसके बाद में है राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र, या झाड़ी से पहले कुल लगा दीजिए, कुल झाड़ी क्षेत्र। राजस्थान में कुल झाड़ी क्षेत्र परसेंटेज के अकॉर्डिंग है लगभग 1.60, और वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो लगभग 5476.72 वर्ग किलोमीटर एरिया। तो इसमें भी वर्ग किलोमीटर वाला डेटा आप एग्जाम में बैठ के निकाल सकते हैं कि राजस्थान का जो टोटल एरिया है उसमें से 1.6% एरिया में झाड़ी आती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है उसका 1% कितना होगा, लगभग 3422। तो लगभग 1.5% से थोड़ा ज़्यादा है। तो 3422 को मल्टीपल 1.6 करना होता है। तो इसका जो डेटा है वो अप्रोक्सीमेट जो उधर लिखा हुआ है वो है। तो इसका मैंने इस 1% से इस वाले डेटा को 1.6 से मल्टीपल करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो झाड़ी वाला क्षेत्र है वो कौन सा जिला, पाली डिस्ट्रिक्ट। कौन सा एरिया है, पाली। क्यों, पाली डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट होते हुए उसके नजदीक है वो नदियां काफी ज्यादा है। लूनी बेसिन, जवाई नदी है, और एक जो नदी करवाई थी मैंने आपको बांडी रिवर, बांडी रिवर है। या लूनी की अधिकांश सहायक नदियां वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, पाली से। तो उस क्षेत्र में श्रब जो वेजिटेशन है वो मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, जो डेजर्ट की तरफ भी हो और मुख्यतः नदियों का एरिया भी हो। तो ऐसा पाली डिस्ट्रिक्ट है। तो पाली डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर झाड़ी क्षेत्र में काफ़ी आगे। सेकंड नंबर पे अपना अरावली का एक डिस्ट्रिक्ट आता है अलवर। देन नंबर थर्ड पे आता है जयपुर। झाड़ी शब्द के सुन के अपने को लगता है शायद जैसलमेर में सबसे ज़्यादा होंगे। तो झाड़ियों की काउंटिंग में सबसे आगे पाली डिस्ट्रिक्ट। तो इस बार ये श्रब या झाड़ी वाले डेटा अलग से दिए हुए हैं। तो इसमें ये याद रखना राजस्थान टोटल जोग्राफिकल एरिया में भौगोलिक क्षेत्र में इनका योगदान लगभग है 1.6% एरिया में। परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो राजस्थान में
राजस्थान में झाड़ी सर्वाधिक और एक तरफ न्यूनतम। तो इसमें सिर्फ इन राजस्थान स्टेट मैक्सिमम एंड मिनिमम। राजस्थान में झाड़ी सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक वाले में पाली, नंबर सेकंड अलवर, देन उसके बाद में आता है जयपुर। फॉरेस्ट एरिया में और इनमें बहुत ज़्यादा सिर्फ डेटा में फैक्ट में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, बाकी जिले लगभग ऐसे ही रहते हैं। हर फॉरेस्ट रिपोर्ट में कोई एक दो जिला है उसका ऑर्डर चेंज होता है। बढ़ोतरी और कमी वाले जिले हैं ये हर बार चेंज होते हैं। जैसे कई बार सबसे ज़्यादा कमी वाले हैं वो उदयपुर और प्रतापगढ़ रिकॉर्ड हुआ है कई बार। तो प्रतापगढ़ और उदयपुर इसलिए रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि प्रतापगढ़ और उदयपुर में फॉरेस्ट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। लगभग यहाँ 23% है, 23.60%, और यहाँ लगभग 22.5%। तो इसका मीनिंग जिन जिलों में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा होगा, इसका मीनिंग वहाँ एग्रीकल्चर लैंड कम है और वहाँ के किसान मुख्यतः कृषि भूमि निकालने के लिए पेड़ों को काटेंगे अधिक। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अग्नि घटनाएं जो हैं फॉरेस्ट एरिया में वो उदयपुर में और प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि यहाँ पे कर्तन और दहन कृषि यानी स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, उनका सबसे ज़्यादा प्रचलन इस एरिया में होता है, उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर। तो इस कारण कमी जनरली इन जिलों में भी आती है। तो ये जनरली प्रतापगढ़ टॉप 3 में हर बार रहता है कमी वाले में। तो इस बार भी ये 12 के बाद नंबर सेकंड में मेन सबसे ज्यादा कमी वाले जिलों में है। हालांकि इस बार इससे भी आगे रिकॉर्ड में कौन चला गया, 12 डिस्ट्रिक्ट। अब झाड़ी क्षेत्र है वो सबसे कम मिलता है राजस्थान के डेजर्ट एरिया में और उस जिले में जो घग्गर बेसिन वाले जिले हैं। तो सबसे कमी वाले में नंबर फर्स्ट पे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया उसमें मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में झाड़ी है। हनुमानगढ़ के बाद घग्गर बेसिन में दूसरा कौन सा है, श्री गंगानगर। फिर बीकानेर संभाग, तो बीकानेर तो संभाग है उसका एक जिला बीकानेर तो है ही है, उसके अलावा एक जिला और बचा हुआ है चोरू। तो बीकानेर संभाग मुख्यालय को छोड़ के बाकी सब जिलों के नाम लिख देने कि झाड़ियां राजस्थान में सबसे ज्यादा है वो, सॉरी सबसे कम है हनुमानगढ़ में, देन गंगानगर में, फिर इसी के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट आता है चोरू। तो मिनिमम हनुमानगढ़, देन गंगानगर, उसके बाद चोरू। तो राजस्थान का उत्तरी जो बीकानेर संभाग है उसमें संभाग मुख्यालय का नाम छोड़ के बाकी तीनों के नाम लिख देना, हनुमानगढ़, गंगानगर एंड चूरू। तो राजस्थान में झाड़ी में डेजर्ट जिला ही आगे है और डेजर्ट जिले ही पीछे हैं, क्योंकि सबसे आगे है वो डेजर्ट जिला है पाली, मरुस्थलीय जिलों में आता है। और सबसे अधिक कमी वाला या न्यूनतम वाला भी जिला ये भी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट की है। राजस्थान में सर्वाधिक वन, राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम फॉरेस्ट में लीगल आधार पे देखा जाए तो रक्षित वन राजस्थान में सबसे ज्यादा है। राजस्थान के जो
लीगल फॉरेस्ट जो 3 प्रकार के हैं, कानूनी वन जो 3 प्रकार के हैं, उनमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मैक्सिमम है, देन रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद में अनक्लासिफाइड। ये अल्फाबेट जैसे जैसे आगे की ओर चलेगा वन कम होते जाएंगे। ये लगभग 56%, ये लगभग 37% और ये लगभग 6.5%। जबकि भौगोलिक वनों में जो जनरल हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी हैं, उसमें सबसे अधिक वन कौन से है? जो टोटल जोग्राफिकल वनों का 58% हिस्सा है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाले वनों में सबसे ज्यादा होते हैं जूली फ्लोरा, यानी जिसको प्रोसोपिस जूली फ्लोरा भी कहा जाता है, विलायती बबूल। तो जूली फ्लोरा या प्रोसोपिस, इसमें ये खेजड़ी के पहले लगता है ना, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो सिनेरेरिया खेजड़ी है और प्रोसोपिस जूली फ्लोरा क्या है? बबूल। तो इसको पूरा नाम प्रोसोपिस जूली फ्लोरा भी कहा जाता है। जगह जगह शहरी क्षेत्रों में आप जो खरपतवार देखते हो, उसमें सबसे ज्यादा अपने को यही मिलता है। नंबर 2 पे मिलता है फिर शहरी क्षेत्रों में जो गार्डन या पार्क वगैरह, उसमें नीम अधिक लगाते हैं फिर लोग। तो नीम का प्लांट है वो भी शहरी क्षेत्रों में, वो नंबर सेकंड पे सबसे ज्यादा होता है। हालांकि मैक्सिमम वाले याद रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक वन। तो इसमें इन राजस्थान स्टेट मैक्सिमम फॉरेस्ट लीगल, रक्षित, यानी सब में से हमने समराइज करके लिख दिया कि कौन कौन से वन अधिक हैं। तो कानूनी आधार पे पूछा जाए नहीं क्वेश्चन इस बेस पे और लीगल बेस पे, तो आंसर ये रहेगा। राजस्थान के भौगोलिक वनों में ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट में पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा? धोक वन। ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट। तो इन राजस्थान स्टेट मैक्सिमम फॉरेस्ट ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट में धोक वन। ग्रामीण क्षेत्र में पूछा जाए तो बबुल या जूली फ्लोरा। लास्ट में शहरी क्षेत्र में भी आंसर सेम ही रहेगा, जूली फ्लोरा। तो इसका मतलब राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली वन संपदा कौन सी है? तो हर बेस पे अलग अलग। लीगल में पूछें तो आंसर रहेगा प्रोटेक्टेड। ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट में तो आंसर रहेगा दोकवन। दोकवन का साइंटिफिक नेम क्या है? एनोजेसिस पेंडुला। लिखवाया था ना, एनोजेसस पेंडुला। जेसस, एनोजेसस पेंडुला। और उसके बाद में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिलने वाले जो वन कैटेगरी वो सेम ही, दोनों तरफ वही है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यानी बबूल। तो राजस्थान के जो टोटल फॉरेस्ट है, अगर उनको प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में वन इतने आते हैं, 0.037 हेक्टेयर। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र। तो इन राजस्थान स्टेट पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्ड एरिया,
0.037 हेक्टेयर। जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन हेक्टेयर। ये रिपोर्ट में आता है, आजकल पूछ लेते हैं कि प्रति व्यक्ति हिस्से में कितने वन। कौन सा? हाँ, जनगणना 2011 वाली के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट तो वही रहेगी जो 2023 के जो फॉरेस्ट है, वन तो 2023 के रहेंगे। जनसंख्या वो हमारी 6.85 करोड़ है, उसको कंसिडर करते हुए निकाला गया है। जैसे लगभग एरिया कितना था अपना, 27,389 था ना, तो वो वर्ग किलोमीटर में था, तो वर्ग किलोमीटर को हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दो, और हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के बाद में इस जनसंख्या का भाग दे दो, तो उसमें ये डेटा आएगा। तो इतनी लंबी चौड़ी गणित करो, इससे बढ़िया है रट लो एक डेटा ही है, कि पहले उस वर्ग किलोमीटर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे। ये सुबह वाला अलार्म लगा आज तो किसी अलार्म ही था क्या, या किचन में वो कचौड़ी गिरी हो? तो ये फॉरेस्ट वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, वन वाला या वेजिटेशन वाला, जिसमें हमने बात स्टार्ट की थी पॉलिसीज से। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट था अपना वनों का वर्गीकरण, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। इसके बाद में राजस्थान में जो मेजर प्लांट एंड जो ग्रासेज कैटेगरी हैं, प्रमुख पादप और घास, और उसके बाद में फॉरेस्ट सेंसस, वन गणना। इसके बाद में आगे नोट्स हैं आप लोगों के पास। आगे की कुछ स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम हमेशा वही पढ़नी है जो इकोनॉमिक सर्वे में हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्कीम, इसमें क्या ज़्यादा लिखवाई हुई हैं। कारण क्योंकि मेंस में पूछ लिया जाए कि राशन में वानिकी संबंधी किन्हीं 5 योजनाओं के नाम लिखो, तब अपने को काउंटिंग में ज़्यादा याद होनी चाहिए स्कीम। तो स्कीम जब भी फॉरेस्ट वाली में आप याद करें, इसका मीनिंग है एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। तो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम में वृक्षारोपण कार्यक्रमों में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हमारी शुरुआत होती है। एक तो हमें पहले ये देखना है कि 2000 से पहले वाले कार्यक्रम कौन कौन से पहले वो कवर करते हैं। उसके बाद में कुछ स्कीम हमारी हैं जो 2000 के बाद में स्टार्ट हुई। तो 2000 के पहले वाले कार्यक्रम कौन से हैं वो देखिए। बातें नहीं करें। इसमें एक तो आता है मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम, डेजर्ट एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। एक आता है, इसका मीनिंग हमने पहला जो कार्यक्रम लिखा है उसमें कार्यक्रम के नाम से उसकी थीम समझ में आ रही है कि हमने जो वृक्षारोपण या एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है वो किस एरिया को टारगेट करके चलाया है, डेजर्ट को। कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि इस कार्यक्रम को 1977 और 78 में सेंट्रल गवर्नमेंट उनके कॉपरेशन से स्टार्ट किया गया था।
100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था इसमें। कुछ समय के बाद में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने वित्तीय सहयोग में कुछ कटौती करके 90 और 10 पर लेकर आ गए। यानी जो राज्य जहां चलाया जाएगा वो 10 कोऑपरेट करेगा, 90 सेंटर देगा। और उसके बाद में वर्तमान में इसके अंदर संशोधन करके 75-25 पर है। यानी ये कार्यक्रम जो पहले कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से था, आजकल वित्त भार है थोड़ा स्टेट्स के ऊपर भी डाल दिया गया है। तो वर्तमान में इसमें फिनेंशियल कॉपरेशन वो 75-25 का है। तो इसका मीनिंग ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का या कहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और आगे वाला है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। यानी जिन राज्यों में चलेगा उन राज्यों का भी योगदान रहेगा 25%। तो एक ये भी एग्जाम्स में 2-3 बार पूछा हुआ है कि इस कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग क्या है। तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, कभी 100 था, कभी 90-10 था। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आंसर ये रहेगा 75-25। फिर इसमें राजस्थान के कितने मरुस्थलीय जिले शामिल हैं? तो इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। मरुस्थलीय जिलों में ऊपर नहर वाले 2 जिले छोड़े हुए हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। हालांकि ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कौन से छोड़े हुए हैं, अपने को वो एक फैक्ट याद होना चाहिए, 10 डिस्ट्रिक्ट। और एक मरुस्थल के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए गए, वो एक अलग कार्यक्रम है, उसका वनों से कोई लेना देना नहीं। वो आता है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी कार्यक्रम। तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरु विकास कार्यक्रम। इसकी खास बात यह है कि यह भी इसी समय स्टार्ट हुआ था, 1977-78। इसमें भी वित्तीय सहयोग वही है, सेम 75-25। सिर्फ जिलों में अंतर है। मरु विकास कार्यक्रम, मरुस्थल का जो विकास कार्यक्रम है, ये 16 जिलों में चलाया गया। यानी कुछ नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, गैर मरुस्थलीय जिले थे, उसमें भी चलाया गया। कहीं मरुस्थलीय जिले तो 12 ही थे ना अपने। तो इसका मीनिंग ये उन जिलों में भी चला है जहाँ मरुस्थलीकरण धीरे धीरे फैल रहा है। इस कारण इसमें डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग 16 होती है। और उसमें डिस्ट्रिक्ट जो पेड़ लगाने का काम है वो कितने जिलों में हो रहा है? 10। तो इस कार्यक्रम का वृक्षारोपण कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाई चांस ये पूछ लें कि मरु विकास कार्यक्रम, तो गलती से आप वृक्षारोपण नहीं समझे इसको। वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने का काम मरुस्थल में 10 जिलों में होगा, और मरुस्थल में विकास का जो कार्यक्रम होगा वो 16 जिलों में। जो मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हालांकि अपनी शॉर्ट फॉर्म डीडीपी के नाम से ही ज्यादा प्रसिद्ध है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें दोनों में सिमिलरिटी क्या है? डेट ईयर सेम है दोनों का। दोनों में वित्तीय सहयोग 75-25 है, वो सेम है। सिर्फ फर्क किस बात का है? वृक्षारोपण 10 जिलों में और मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अरावली वृक्षारोपण। तो पहले वाला भी तो वृक्षारोपण ही था ना, वो चल रहा था डेजर्ट में। और डेजर्ट के बाद में हमें लगा कि वृक्षारोपण मरुस्थल की बजाय हमें किस एरिया में करना चाहिए? अरावली के अंदर करना चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया 1992। इससे पहले कोई और दिया हुआ है क्या? एक जस्ट इससे पहले ऑपरेशन खेजड़ी, और याद रखना 1991। इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है खेजड़ी वृक्षों को बढ़ाने के लिए। और खेजड़ी वृक्ष के लिए अपने बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। लिखा था ना पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है, जोधपुर नागौर की ओर। तो इसका मीनिंग इस साइड में खेजड़ी वृक्ष को बढ़ाया जाएगा जहां पॉसिबल है। और खेजड़ी वृक्ष को बढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो पश्चिमी राजस्थान में प्लांटेशन को बढ़ाना, वानिकी को बढ़ाना, और दूसरा मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना। तो डेजर्ट के अंदर जो भी पेड़ लगाए जाते हैं उसके दो ही मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो अपने प्लांटेशन या फॉरेस्ट को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है, और दूसरा मरुस्थलीकरण को सीमित करना उद्देश्य होता है। ये नहीं भी पता हो तो राजस्थान में जहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं उसका बड़े उद्देश्य यही है। अब यहाँ इस साइड में लगाया जा रहा है तो उसका एक तो उद्देश्य क्या हो गया? फॉरेस्ट्री को बढ़ाना हो गया। पहला उद्देश्य पेड़ लग रहा है, इसका मीनिंग वन बढ़ रहे हैं। तो पहला उद्देश्य तो वही लिख दो जो किया जा रहा है, उसी के बारे में लिख दो। पेड़ लग रहे हैं तो वानिकी कार्यक्रम है। दूसरा उद्देश्य है डेजर्टिफिकेशन को सीमित करना है, मरुस्थलीकरण को कम करना है या रोकना है। तो ऑपरेशन खेजड़ी में तो सिर्फ डेट ही याद रखनी है। अरावली वृक्षारोपण से जस्ट फर्स्ट ईयर में, इससे जस्ट पहले ईयर में था 1991। अरावली वाला था 1992 में। ये एग्जाम में पूछा, अरावली वाला पूछा जाता है कई बार। पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे उसमें मिलेगा आपको। खास बात यह है कि हम मरुस्थल में जितने जिलों में पेड़ लगा रहे थे, अरावली में भी उतने में ही लगा रहे थे। ऑपरेशन खेजड़ी में ऐसी कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने जिले, तो ऑपरेशन खेजड़ी में जिले नहीं लिए गए। अरावली वृक्षारोपण में कितने जिले लिए गए? जितने मरुस्थल में है सेम वो जिले नहीं है, अलग है। ये अरावली वाले जिले आएंगे इसमें मोस्टली। तो अरावली वृक्षारोपण है, उसमें 10 जिले शामिल किए गए। इसमें कोऑपरेट अपने को जापान ने किया, और जापान के सहयोग के बाद इस कार्यक्रम को नेक्स्ट 8 ईयर्स तक चलाया गया। यानी 1992 से स्टार्ट हुआ था, मिड ईयर से।
और बाद में 2000 में जाके समाप्त होता है। तो 1992 में 8 जोड़ोगे तो ये सन 2000 में समाप्त होगा। अगर 1 जनवरी 1992 से स्टार्ट होता, 1 जन 1992, तो ये 31 दिसंबर 1999 में 8 वर्ष पूरे हो जाते इसको, क्योंकि 1 जनवरी 92 का मीनिंग है कि 92 का साल, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, 8 साल कंप्लीट हो जाती। इसका मीनिंग ये 1992 के मिड ईयर से स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल के आसपास, तब जाके ये 31 मार्च सन 2000 को समाप्त हुआ है। तो कई बार 8 वर्ष हैं, वो आप इस तरीके से फिंगर काउंटिंग करके मत देखना। ये मिड ईयर से मिड ईयर का प्रोग्राम है, इसका नहीं, ये सन 2000 तक जाएगा। जैसे कुछ कार्यक्रम होते हैं ना जो 1 जनवरी को ही स्टार्ट होते हैं, जैसे एक कार्यक्रम है राजस्थान में राज्य वानिकी और जैव विविधता कार्यक्रम, वो 1 जनवरी 2003 को स्टार्ट हुआ था और अगले 8 साल तक चला था। तो कई 2003 में 8 जोड़ के देखते हैं कि 2011 तक, जबकि वो 31 दिसंबर सन 2010 में समाप्त हो गया था, क्योंकि हमने 2001 और 2 को ही तो छोड़ा है। फिर 2003 से लेके और 10 तक, इसका मीनिंग नेक्स्ट 8 ईयर कंप्लीट हो गया उसमें। तो कई बार कार्यक्रमों में देख के अपने को लगता है 8 साल हुए कहाँ इसमें। जैसे राज्य वानिकी और जैविकता कार्यक्रम 2003 से और 2010, तो आप क्या करते हो, 2010 से 2003 घटाते हो और डेटा कितना आता है, 7, जबकि 8 वर्ष है अगर आप फिंगर काउंटिंग करके देखोगे तो गड़बड़ वहां हो जाती है काउंटिंग में। इस बार आरएस में भी इस ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि उसमें ईयर नहीं था, उसमें जिले गलत दिए हुए थे इस बार, क्योंकि राजस्थान राज्य वानिकी और जैविकता कार्यक्रम है, वो कोई एक फेज नहीं है, अभी तक 3 चरण आ चुके हैं उसके। करंट में हम उसके तीसरे चरण में चल रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। तो इनके ईयर थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना। तो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया, जापान। कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जितने मरु वृक्षारोपण में है, और कितने साल का कार्यक्रम था, 8 साल का, यानी 1992 से सन 2000 तक। अरावली वृक्षारोपण में डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं क्या इसमें, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर। 5 तो ये हो गया ना ऊपर, जयपुर, अलवर, ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, ये तोरावटी हो गया अपना, सीकर और झुंझुनू, और उसके पास में नागौर। उसके बाद में 5 जिले और हैं नीचे की ओर, नागौर के जस्ट बाद में इधर पाली है, सिरोही है, उदयपुर, उसके जस्ट सामने है चित्तौड़, और बिल्कुल सदन की तरफ आता है बांसवाड़ा। तो ये भी लगभग पैर में याद हो जाएंगे, ये दो एक साथ याद रखना, पाली से सिरोही, उदयपुर से चित्तौड़। फिर एक सदन वाला काउंट करना है, यानी इधर प्रतापगढ़ को छोड़ देना बीच में, इधर डूंगरपुर को, और सीधा सदर्न डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा। इसमें खास बात यह है कि अरावली का एक मुख्य जिला, मध्यवर्ती जो जिला है अजमेर, वो इसमें काउंट नहीं हो रहा है, जबकि दो ऐसे आंशिक भाग जहां अरावली है, तो जैसे नागौर है, नागौर में वैसे अरावली नहीं मानी जाती, लेकिन नागौर इस कार्यक्रम में शामिल है। पाली भी अरावली के मुख्य जिलों में नहीं है, तो सही अरावली में, ये आबू अरावली का हिस्सा ही होता है पाली, लेकिन मुख्य अरावली में नहीं, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग होती है पाली की। तो इसका मीनिंग है कि अरावली के पश्चिम वाले कुछ जिले हैं जो शामिल हैं, और एक अरावली का मुख्य जिला इसमें स्किप किया हुआ है, अजमेर जैसा जिला। तो एग्जामिनर जब भी इन्होंने 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो ये हर बार जो गलत ऑप्शन जो होता है वो अजमेर को रखते हैं। तो इसका मीनिंग अजमेर अरावली का हिस्सा होते हुए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अजमेर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है। ऐसे तो नहीं होने को तो बहुत सारे नहीं है, 33 में से कितने शामिल हैं, 10 ही तो शामिल है ना, तो 23 शामिल नहीं है, तो या तो 23 के नाम रटो कि कौन कौन सा शामिल नहीं है, या 10 के नाम रट लो कौन से शामिल नहीं है, तो 10 वाला ज्यादा इजी। तो 5 ये अरावली वाले याद रख लीजिए, नॉर्थ वाले, और ये 5 अरावली के सदन वाले। अरावली के मिड वाला डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल नहीं होगा, तो इसमें जो जिले लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट कर दीजिए, इनमें से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस के फॉर्मेट इसमें से फिक्स हैं, जो पूछे जाते हैं लगभग वैसे ही रिपीट होते हैं वापस। तो ये 1977-78 पेड़ कहाँ लगाए हमने, मरुस्थल में, तो मरु वृक्षारोपण। फिर 1991 में फिर मरुस्थल में लगाए ऑपरेशन खेजड़ी। फिर हमने अरावली में पेड़ लगाए 1992 में, अरावली वृक्षारोपण। फिर अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम जब चल रहा था
तब हमें लगा कि हमें कभी मरुस्थल में कभी अरावली में ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरे राज्य में ही लगाने पड़ेंगे। तो ये जब कार्यक्रम चल रहा था 1992 से 2000, तो इसके बीच में, तो इसका बीच क्या होता है 1996, 92 और 2000 का मिड क्या होगा 96। तो इसमें हमने प्लान बनाया कि हम पूरे राज्य में वानिकी कार्यक्रम चलाएंगे। उसका नाम रखा स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान, राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान, एक्शन प्लान कहीं ना कहीं ये देख के लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम था, उससे प्रेरित होकर रखा है इन्होंने। भारत सरकार का कार्यक्रम था 1985 से लेके और 2000, ये राजीव गांधी जी के समय मुख्यतः गंगा नदी उसकी सफाई के लिए कार्यक्रम था, गंगा एक्शन प्लान। यानी जो जगह जगह गंगा जिन सिटी के नजदीक से बह रही थी, उन सिटी की सीवेज लाइनें गंगा के अंदर ओपन हो रही थी। और गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी, और जिसके अंदर मुख्य सिटी है उनसे मल आके उसमें मिल रहे। तो इसका मीनिंग उन सीवेज लाइनों को सेपरेट करने के लिए, गंगा से डिस्कनेक्ट करने के लिए जो कार्यक्रम चला था वो चला था गैप कार्यक्रम, गंगा एक्शन प्लान जो था। तो उसी प्रकार से जो गंगा के लिए एक्शन प्लान था, वैसा ही हमें राजस्थान स्टेट में किसके लिए एक्शन लेना था, फॉरेस्ट्री को लेकर। तो हमने नाम रखा उसका स्टेट में फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए स्टेट फॉरेस्ट एक्शन प्लान। तो हमने ये राज्य वानिकी को लेकर एक क्रियान्वयन योजना चलाई, एक एक्शन प्लान चलाया। और ये एक दीर्घकालिक कार्यक्रम था 2016 से, सॉरी 1996 से 2016 तक, यानी अगले 20 साल तक चला कार्यक्रम। तो अपने राजस्थान के अंदर जो सड़क है उनके किनारे पे ज्यादातर जो शहरों में पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ मुख्यतः इसी कार्यक्रम के तहत लगे हुए हैं। राजस्थान में जो सार्वजनिक पुराने जो पार्क वगैरह उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं, हालांकि आजकल तो हमने उसमें भी दोहरी पट्टी बना दी। एक तो जो पार्क वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर पेड़ों की सीक्वेंस चल रही होती, और एक आप देखते हैं इन पार्कों के बाहर की तरफ भी ग्रीन बेल्ट चल रहा होता है अपने। तो इसका मीनिंग है ये एक तरीके का पॉल्यूशन को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट है ग्रीन मफलर। जब सर्दी लगती है ना, तो अपने जैसे कि वो कानों को ढकना, केजरीवाल नहीं ढकते क्या कानों को, और फिर गले के बाद में दो चार यूं घुमा लेते हैं, वो गोलीबिंद होता है ना, तो उसको दो तीन बार घुमा लेते हैं तो गले के ऊपर सर्दी नहीं लगे। तो सेम ऐसे ही कि ये एरिया जो है, यहाँ जो व्यक्ति सुबह शाम जो एक्सरसाइज के लिए या फिर अच्छे पर्यावरण के लिए आते हैं, उनको मुख्यतः इस पार्क वाले एरिया को दोहरी ग्रीन बेल्ट से कवर करना है। इसको कहते हैं ग्रीन मफलर, कि बाहर भी एक बेल्ट रहेगा और अंदर भी प्लांट रहेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम मुख्यतः इसके तहत ही चले थे। तो ये अच्छा कार्यक्रम था राज्य में वानिकी को बढ़ाने के लिए। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम को राज्य में किसके लिए स्टार्ट किया था, टू इंक्रीज फॉरेस्ट्री, वानिकी को बढ़ाने के लिए। तो इनमें उद्देश्य तो नहीं पूछते, क्योंकि उद्देश्य लगभग इन सब के एक जैसे ही है। तो ये 2000 से पहले वाले चार कार्यक्रम याद रखो। 2000 के बाद जो कार्यक्रम है, उसमें 2003 वाला जो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जैसे हमने स्टार्ट किया, राज्य वानिकी और क्रियान्वयन योजना 1996। तो जापान ने कहा कि आप 1992 से 2000 अरावली के अंदर जापान वृक्षारोपण कार्यक्रम ये चला रहा था। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ आप वनों को टारगेट क्यों करते हो, बायोडाइवर्सिटी जीवों को टारगेट क्यों नहीं करते साथ। तो राजा राजस्थान ने जैसी बात थी वो सारी बता दी कि मुद्दा पैसे का है, भाई पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है हमारे पास। तो जापान ने कहा कि आप इस वानिकी के साथ बायोडाइवर्सिटी और लेकर आओ, फंडिंग हम करेंगे, हमारी एक एजेंसी है जीका के माध्यम से फंडिंग करवाएंगे, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के माध्यम से। तो इन्होंने फिर इसी कार्यक्रम का एक थोड़ा सा विस्तृत पार्ट, ये राज्य वानिकी तो चल रहा था, एक सेपरेट कार्यक्रम हमने अलग से चलाया, राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम 2003 से। तो इस कार्यक्रम के नाम में थोड़ी सी और बढ़ोतरी करनी है नेक्स्ट में 2003 में, कि हमने राज्य की वानिकी के साथ किसको ऐड कर लिया था, जैव विविधता। तो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम। तो इसमें फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी।
एक तो ये कब स्टार्ट हुआ ये ध्यान रखना, 2003। इसमें कॉर्पोरेट या सहयोग हमें किसने किया है? तो सहयोग इसमें जापान कर रहा है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जेका के माध्यम से। इस कार्यक्रम को अभी तक जो चलाया गया है उसमें इसके 3 प्रमुख चरण रहे हैं, जिसमें 2 तो जापान के सहयोग से चले हैं, लेकिन अब सहयोग में तीसरे में जापान नहीं आके इस बार के चरण में कौन आ गया है? इस बार फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी आई है, तो फ्रांस की एक एजेंसी आई है इस बार, जिन्होंने हमें फिनेंशियल कोऑपरेट किया है। तो अब इसमें जापान, क्योंकि पहले एग्जाम में जब भी पूछा गया है तो हमेशा इसमें जापान और जीका ही रहा है। अब इसमें एक कंट्री नहीं है, स्टार्टिंग के 2 चरणों में तो जापान रहे, और अब नया चरण जो चल रहा है उसमें इस बार कौन आ गया है? फ्रांस आ गया, यानी फ्रेंच की कंपनी आ गई इस बार। तो इसके 3 चरण हैं, उन 3 चरण में स्टार्टिंग के जो 2 हैं, स्टार्ट कब से हुआ? 2003 से। तो 3 से 10 तक जो प्रथम चरण चला है, 8 वर्ष का चरण था, और उसमें कितने जिले थे? 18। राजस्थान के 18th डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट्री को लेके और बायोडाइवर्सिटी को लेके काम किए गए। तो इसमें जापान था, जी का। नेक्स्ट द्वितीय चरण जो स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यूस 10 से स्टार्ट नहीं होके 11 से मिड ईयर से स्टार्ट हुआ। 2011 से बाद में ये 8 सालों के लिए चलना था, तो 2011 में 8 जोड़ोगे 2019 तक। लेकिन 19 तक हम फंड को खर्च नहीं कर पाए। जापान के जिका से हमने परमिशन लिया कि हम 20 तक चलाएं इसको, तो उन्होंने हमें परमिशन दी कि 20 तक चलाइए आप। 20 में कोरोना आ गया, तो फिर हमें लगा कि हम बजट को फिर खर्च नहीं कर पाए। फिर उनसे पूछा कि कितने साल तक, तो उन्होंने कहा कि आप कितने साल तक, तो हमें लगा कि 2 साल मांगते हैं इस बार। तो फिर 20 से 22 तक, तो ये चरण 19 नहीं, ये 22 तक चला था। तो ये सेकंड वाला 8 वर्ष का नहीं होके 11 वर्ष का कार्यक्रम था, दूसरा चरण। तो पहला 8 वर्ष का, दूसरा 11 वर्ष का, तो 11 11 के पाड़े को 2 बार बोलेंगे तो 22। तो ये 2022 तक का चरण था। इसमें 3 साल एक्सटेंड कर लिए थे हमने। तो इसमें भी वही कंट्री था, जापान। और इस बार जैसे ही दूसरा चरण ये समाप्त हुआ है उसके बाद 2023-24 है ना इसमें, तो इस बजट ईयर से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 2030-31 तक, यानी नेक्स्ट 8 ईयर। तो तुरंत 22 से नहीं होके 23-24 के बजट ईयर से स्टार्ट हुआ है, और 2030-31 तक ये समाप्त होगा। और नेक्स्ट जो लास्ट ईयर वाला, यानी जो लास्ट प्रोग्राम था दूसरा चरण, इसमें स्टार्टिंग में 18 जिले थे, नेक्स्ट में 3 कम कर दिए थे, सेकंड में 15। फिर इन यहाँ 3 कम किए गए, नेक्स्ट में और 2 कम कर दिए गए, 13 जिले। तो इस बार ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक तो जिले कितने, 13 जिले। और इस बार मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट है, ज्यादातर अरावली या पश्चिमी राजस्थान के जिले होते हैं, इस बार पूर्वी राजस्थान के मोस्टली जिले। तो जिलों की काउंटिंग तो भले ही रहने देना, यानी कौन कौन से जिले हैं वो काउंट नहीं करना है 13। आप तो एक फिक्स काउंटिंग याद रखो, 13 जिले शामिल। तो फर्स्ट में थे 18, देन 3 कम किए हैं 15, फिर उसमें से वापस 2 कम किए हैं, तो 13 जिले वर्तमान में। और वर्तमान में फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी इसको कोऑपरेट कर रही है। इसका मीनिंग अब सहयोग जापान का नहीं होके किसका है? अब सहयोग फ्रांस का है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे में शायद ऐड हो गया है ये भी आपके। पहले तो इकोनॉमिक सर्वे में 2 ही दिए हुए थे आपके, ये अपडेट नहीं था उसमें, अब शायद आ गया है उसमें भी। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है। इसमें ये मेंस में आने लायक भी है कि राजस्थान के वानिकी और जैविकता कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव बताइए, क्या उद्देश्य रखे गए। तो उद्देश्य एक तो इसकी हेडिंग है, वही उद्देश्य, टू इंक्रीज फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी। एक तो उद्देश्य है राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ाना। अब जो व्यक्ति वानिकी को बढ़ाएगा, इसका मीनिंग प्लांट लगाएगा। प्लांट अपने जैसे व्यक्ति तो लगाएंगे नहीं, हम तो जो 5 जून वाला जो एक दिवस होता है उसी दिन लगाते हैं। बाकी जैसे आप कोचिंग में आ रहे हो और बाकी जेडीए वाले एक पेड़ लगा रहे हैं, उसमें तो हो सकता है कि आप सहयोग कर दो उनका, भाई वो आपको कह दें भाई 5 मिनट लगेंगे पेड़ को यहाँ पे लगाने में मदद करो, तो कर दोगे आप। और इतने में ही एक जेडीए का ट्रक आता है पूरा, जिसमें 500 पेड़ निकलते हैं, और फिर वो कहेंगे जरा पेड़ लगवाना। तो आप ये कहते हुए निकलो, ये मेरा काम है क्या? तो ये पेड़ लगाऊंगा, उधर क्लास वाले पेड़ निकल जाएंगे।
यानी ये टॉपिक निकल जाएगा अपना। तो इसका मीनिंग है कि वो काम उसी व्यक्ति को करना है जिसको दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसको बदले में पैसा मिल रहा है इसका। तो इसका मीनिंग आजीविका कार्यक्रम। आजीविका कार्यक्रम यानी पॉवर्टी रिडक्शन कार्यक्रम। तो ये आजीविका कार्यक्रम या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी है। तो कई बार अपने को लगता है कि वानिकी और जयता से गरीबी कैसे हटेगी, क्योंकि ये काम संस्थागत किसी के माध्यम से करवाए जाएंगे और वो उनको इस काम का जो करेगा उस व्यक्ति को पे करेगा। तो पे करने का मीनिंग है इसमें गरीब व्यक्ति करेंगे और जो करेगा उसको पेमेंट मिलेगा। इसका मीनिंग है पॉवर्टी रिडक्शन और लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार के निकलेंगे जहां हम सोच ही नहीं सकते। तो गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका कार्यक्रम। पॉवर्टी रिडक्शन एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। और इसके अलावा जहाँ पे प्लांटेशन कर दिया गया, पेड़ लगा दिया गया है, इसका मीनिंग है उस एरिया में जब भी बारिश होगी तो पानी का फ्लो बहुत तेज नहीं होगा वहाँ। पानी का फ्लो तेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेड़ जो है वो बैरियर की तरह है। तो मीनिंग है कि वहां से मिट्टी का अपरदन कम रहेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य सॉइल को या मृदा को संरक्षित करना है। तो सॉइल कंजर्वेशन। और जहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी का कटाव कम हो रहा है, प्लांट है, तो इसका मीनिंग जहाँ प्लांट रहेगा वहाँ पानी का स्टे ज़्यादा होगा। और पानी का स्टे ज़्यादा होगा तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे क्या होगा, लेवल बढ़ेगा अपना। तो इसका मीनिंग है ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करना भी इसका एक उद्देश्य था। तो मृदा का संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार, यानी टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो इसके लगभग 4-5 मुख्य उद्देश्य हैं। वानिकी को बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ाना, हालांकि इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो आप। राजस्थान में गरीबी उन्मूलन कम करना और आजीविका कार्यक्रम के रूप में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, तो लाइवलीहुड प्रोग्राम एंड पोवर्टी रिडक्शन। और फिर लास्ट में मृदा संरक्षण, ये अलग लिख सकते हो। और एक जो दूसरा पॉइंट है ग्राउंड वाटर इंप्रूव, वो अलग लिख सकते हो, भूजल स्तर में सुधार करना। तो ये लगभग 3-4 ऑब्जेक्टिव इसमें याद रखिएगा। अलग अलग काउंट करोगे तो ये लगभग 4 से 5 उद्देश्य हैं। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपसे 15 या 50 शब्दों तक भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कर देना मेंस के अकॉर्डिंग। राजस्थान में वानिकी और जैव विविधता कार्यक्रम। आपके इकोनॉमिक सर्वे जो बुक है ना, गवर्नमेंट जो जारी करती है, उसमें 2 ही प्रोग्राम दिए हुए हैं आपके। एक तो मेन ये दिया हुआ है और एक घर घर औषधि योजना वाला दिया हुआ है, जो अशोक गहलोत जी ने कोरोना के टाइम पीरियड में चलाया था। कौन सा सही सुमेलित है? मैग्नीज, बेलाडीला, यही सही है इसमें। ये इंडियन ज्योग्राफी के मिनरल्स हैं। ये आप जो लिख कर लाए हो ना, ये राजस्थान ज्योग्राफी के नहीं है। कौन- किसने दिया है क्वेश्चन? पीछे का कोई छोर तो होगा। अब्रक तलचर, तलचर मैंने आपको, अच्छा अपने एनर्जी वाला टॉपिक नहीं बना, एनर्जी वाले में आएगा तलचर। तलचर कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन ज्योग्राफी में आएगा, ओडिशा में है। और तलचर नहीं होगी, सही शब्द ये तालचेर होता है। इसको जनरली ज्यादातर बुक्स में गलत ही लिखा हुआ है, तलचर शब्द। तो ये इंडियन ज्योग्राफी वाले मिनरल्स पढ़ेंगे उसमें आएगा आपके। रोड साइड वाले ट्री सॉइल कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं? रोड के साइड में जो होते हैं वो भी मिट्टी के कटाव में, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पेड़ लगा हुआ है तो इस पेड़ के आसपास की जो मिट्टी होती है वो उसकी जड़ों से बंधी हुई होती है, यानी उसकी पकड़ होती है प्लांट के उस एरिया में। और ऐसे बहुत सारे प्लांट हों तो प्लांट का जो तना होता है वो भी एक एज ए बैरियर होता है। जैसे आप कई बार किसी जगह खड़े हो
तो जो पानी जो कटाव करता है वो आपके पाँव के आसपास करता है, आप जो खड़े हो, हालांकि आपकी पकड़ जमीन के अंदर नहीं है, जबकि पेड़ की जो पकड़ होती है वो जमीन के अंदर भी होती है, उसकी जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो इस तरीके से सोइल को प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स जहाँ होते हैं। तो और ये जहाँ प्लांट अधिक होगा वो पानी को सोखता भी है फिर, और पानी को सोखेगा और अतिरिक्त पानी होगा वो जमीन में धीरे धीरे रिसाव करके उस एरिया में ग्राउंड वाटर के लेवल को या भूजल स्तर को सुधार करता है। तो इसका मीनिंग प्लांट चाहे रोडों के साइड में हो चाहे खेत में हो, सॉइल कंजर्वेशन में इसका इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो 2000 के बाद वाले कार्यक्रम में मेन कार्यक्रम है अपना वानिकी और जैविकता कार्यक्रम, जो अभी बताया आपको, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी कार्यक्रम। मुख्यतः कौन कौन से देशों के सहयोग से चले? प्रथम और द्वितीय चरण जापान के द्वारा, और तीसरा फ्रांस के द्वारा। कितने चरण अभी तक चलाए गए हैं? 3 चरण। प्रथम चरण में जिले 18 जिले, फिर 3 कम करने, 15, फिर 2 कम करने, तो वर्तमान में 13 जिलों में चल रहे हैं। मुख्य उद्देश्य भी बताएं आपको। तो ये कार्यक्रम प्रेजेंट वर्तमान तक भी चल रहा है, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी वाला। तो इसी कार्यक्रम के दौरान बीच में कुछ कार्यक्रम और भी आए हैं, जैसे 2008 में अशोक गहलोत जी आए थे 8 से 2013 के बीच में। तो इन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था 9 के अंदर, 8 में तो नहीं किया, 9 में किया, गवर्नमेंट आने के लगभग साल भर बाद, और अगले 5 साल तक के लिए कार्यक्रम था। तो 2009 से 2014 तक, 2014 तक कार्यक्रम का नाम था हरित राजस्थान। हरित राजस्थान वो कार्यक्रम था जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थागत है प्लांटेशन करने का लेटर सबके पास जाता था। संस्थागत का मीनिंग कॉलेज है, अपना स्कूलिंग टाइम पीरियड आप लोगों का रहा है उसके अंदर, क्योंकि अपने स्कूलिंग टाइम पीरियड में 2 सब्जेक्ट हुआ करते जिनके जनरली एग्जाम लगते हुए हमने नहीं देखे, लेकिन नंबर 10 में से 10, 20 में से 20। एक तो कंप्यूटर और एक पर्यावरण एनवायरमेंट एजुकेशन। उसमें हमसे हो सकता है कि वो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते थे, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है बता, कि 5 जून को, ठीक है शाबाश, 10 में से 10। तो इसका मीनिंग है कि उन्होंने कहा कि इस सब्जेक्ट को आप भले ही जो प्रैक्टिकली तरीके से करवाना होता है इसको, वैसे तो यानी कोई भी साल के अंदर ऐसे कुछ प्रमुख दिवस हैं जो वानिकी से जुड़े हुए हैं, उस दिन बच्चे से पर्यावरण दिवस के टाइम तो छुट्टियां होती हैं अपनी, 5 जून, तो साल में किसी भी टाइम आप प्लांटेशन के लिए एक दिन रखें। तो गवर्नमेंट का आदेश यही था कि राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए सभी जो स्कूल्स वगैरह हैं उनको किसी भी एक विशेष दिन, जैसा कि संस्था उचित समझे, उस दिन प्लांटेशन के लिए लेके जाना, रिपोर्ट करनी है कि हमने प्लांटेशन का काम किया। प्लांट्स उनको मिल जाएंगे वन विभाग की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो बच्चों से पेड़ लगवाएं। तो जब ये कार्यक्रम चलता था तो न्यूज़पेपर में हर 10-15 दिन में रिकॉर्ड टूटा करते कि राजस्थान में आज स्कूली बच्चों ने 5 लाख पेड़ एक साथ लगाए। फिर बाद में आता था राजस्थान में स्कूली बच्चों ने आज 10 लाख पेड़ एक साथ लगाए। तो ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की चपेट में आप में से हो सकता है कई इसके प्रभाव में आए हों 2009 से 2014 के बीच। स्कूल में नहीं लगवाए पेड़ आप लोगों से? कुछ से लगवाए, हो सकता है कुछ में नहीं चलाया हो कार्यक्रम, लेकिन जिनसे लगवाए स्कूल्स वालों ने, उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत लगवाए, हरित राजस्थान के तहत। तो ये अच्छा कार्यक्रम है, इसमें ऐसा कोई टाइटल नहीं है। तो इसको चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित राजस्थान का समय क्या रहे 2009 से और 14, क्योंकि यहाँ पे 2013 में सरकार चेंज होती है अपने, और बीजेपी गवर्नमेंट आती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कार्यक्रम का नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि इसमें अगर ऐसा कोई नाम होता, सोनिया गांधी जी तो जीवित हैं अभी, हालांकि जीवित होते हुए भी चलाए जा सकते हैं कार्यक्रम, जब निर्माण कार्य ही हो सकते हैं, मोदी स्टेडियम, तो कार्यक्रम भी चल ही सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में गांधी जैसा कोई टाइटल नहीं था, यानी महात्मा गांधी, राजीव गांधी जी, या फिर इंदिरा गांधी जी। अगर ऐसा कोई नाम होता तो आने वाली गवर्नमेंट उसका तुरंत या तो अटलीकरण करती या दीनदयालीकरण करती, यानी नाम चेंज करके कोई ना कोई नया नाम रखते वो। तो इसका नाम ही हरित राजस्थान था, तो सरकार ने कोई चेंज नहीं किया। और इनको ये था 2014 में नेक्स्ट ईयर समाप्त होने वाला है, तो 13 में लास्ट में गवर्नमेंट आई, 14 में समाप्त हो गया। लेकिन जब भी कोई एक अच्छा कार्यक्रम समाप्त होता है तो आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर भी एक दबाव रहता है कि उस जगह अपने को नया कार्यक्रम स्टार्ट करना है। तो फिर वसुंधरा राजे जी ने इसके स्थान पे एक 2015 में नया कार्यक्रम, तो ये चला था 14 तक।
फिर 2015 में 15 अगस्त से 3 दिन पहले, तो 12 अगस्त 2015 यानी अगस्त 2015 में एक कार्यक्रम आया था। कार्यक्रम का नाम रखा था वन धन योजना। तो अपने राजस्थान में जन धन योजना भी है। तो गड़बड़ी इसमें यही होती है, वन की जगह कईयों को लगता है सही ये वन नहीं होगी जन होना चाहिए। तो जन धन अलग है, अपने कार्ड आता है ना जन धन, ये वन धन है। तो वन धन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिन लोगों के घर फॉरेस्ट एरिया के निकट होते हैं, फॉरेस्ट एरिया कोई सेंचुरी भी हो सकता है, कोई नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ निकटतम जो क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया के या सेंचुरीज के निकटतम जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, मौका देखते हैं। जो भी पॉपुलेशन या जनसंख्या होती है, मौका देख के इन फॉरेस्ट एरिया से पेड़ काट लाते हैं या लकड़ी काट के ले आते हैं। तो इसमें कई बार इन लोगों के साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। भाई यहाँ इनको पता नहीं होता कि ये टाइगर प्रोजेक्ट एरिया है, और पता होता है तो भी लोगों को लगता है कि मैं जाऊंगा तभी टाइगर थोड़ी ना आएगा, और टाइगर इंतजार कर रहा होता है। तो जो व्यक्ति जाता है कुल्हाड़ी लेकर, बाद में झाड़ियों से लोग उसके कपड़े लेकर आते हैं वापस, तो इसका मीनिंग टाइगर ने शिकार कर लिया उसका। तो इसका मीनिंग है कि लोगों को अवेयर किया गया कि आप फॉरेस्ट एरिया से लकड़ी नहीं काट के लाएं, तो इसमें आपको भी नुकसान है और फॉरेस्ट है उनका भी नुकसान है। तो फिर लोगों को अवेयर किया गया, तो इसके अंदर वन धन योजना। तो लोगों ने कहा कि हमारे जो खेत थे, हमारे जो गांव थे, वो फॉरेस्ट एरिया में कवर हो गए हैं। ये ठीक है, हमें मुआवजा दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कभी हमारा खेत था। कई बार नहीं होते लोग जिनका खेत किसी एरिया में चला गया, गवर्नमेंट ने उसको पैसा दे दिया, लेकिन उसका खेत आगे आने वाली 3 पीढ़ियों तक यही काउंट करवाता अपना खेत इधर ही था। तो इसका मीनिंग है कि इस एरिया के अंदर जिन लोगों के खेत जाते हैं, तो उनको लगता है यहाँ हमारा ही अधिकार है अभी। जैसे रणथंभौर के आसपास वाले जो एरियाज हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों के गांव इसमें आ चुके हैं, उनके घर आ चुके हैं, तो इसका मीनिंग मुआवजा मिल चुका है उनको। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपना अधिकार समझते हुए लकड़ी काट लाते हैं। तो इन लोगों को अवेयर किया गया कि आप यहाँ से पेड़ नहीं काटें। तो लोगों ने कहा क्या करें, तो इनको एक उज्ज्वला स्कीम चलती है अपने, गैस कनेक्शन वाली। तो जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन दिया गया इस एरिया में, पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और फिर कहा कि लो, आप लकड़ी की जगह तो एक गैस सिलेंडर यूज करो, कनेक्शन तो फ्री में है, पहला सिलेंडर भी फ्री में है, आगे आप भरवाओगे उसके पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है कोई स्कीम में सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए, हालांकि अभी गवर्नमेंट ने बीपीएल के लिए 450 ही कर रखा है। तो ये इनको गैस की व्यवस्था की गई इनके लिए, तो वनों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई। फिर इनको कहा कि आप वन काटने की बजाय अब वन लगाइए, उसके बदले में आपको पैसा भी मिलेगा। अगर आप फॉरेस्ट एरिया के निकटतम यहाँ प्लांटेशन करते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं, तो आप उस कार्यक्रम का अगर हिस्सा या आप रोजगार लेने जाएंगे तो बदले में आपको पैसा मिलेगा। तो इसका मैंने इस कार्यक्रम का एक तो मुख्य उद्देश्य था फॉरेस्ट्री को बढ़ाना, और एक मुख्य था लोगों की जो आजीविका और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यानी वैसा ही था राज्य वानिकी और जैव विविधता जैसा कार्यक्रम था, लेकिन इसमें वो मृदा संरक्षण, भूजल स्तर, वो उद्देश्य नहीं है इसमें। तो इसमें एक तो वनों को बढ़ाना, और एक मुख्यतः व्यक्तियों की आमदनी को बढ़ाना। तो वन लगाने से बदले में उनको क्या मिलेगा, धन। तो एक तो प्लांटेशन बढ़ रहा है, वानिकी बढ़ रहा है, और एक आजीविका कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम वसुंधरा राजे जी के समय 2015 के अंदर कौन सा था, वन धन योजना। इस वन धन में एक शब्द और ऐड कर दो, विकास, वन धन विकास योजना। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2018। जैसे वन धन योजना है, ये अपने स्टेट गवर्नमेंट के वसुंधरा राजे जी ने स्टार्ट किया था। इस वन धन में एक शब्द ऐड करना है, विकास। विकास में कितने शब्द हैं, 1 2 और 3 है ना इसमें, तो 3 ऐड कर लो। 2015 में 3 ऐड करोगे तो 2018 में। तो कार्यक्रम के नाम में विकास कर देना, तो विकास का इसमें टाइम पीरियड या ईयर आ जाएगा। तो वन धन योजना 2015 की, और वन धन विकास योजना कब की है, 18 की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था, वन धन विकास। तो इसका मीनिंग वनों के माध्यम से पैसे को बढ़ाना है, लेकिन इसमें यह था कि ट्राइबल एरिया के लिए थी, सिडवल ट्राइब्स के लिए। इसमें यह था कि जो वन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं और वो वन उत्पादों पे डिपेंड करते हैं, यानी जहाँ सिडवल ट्राइब्स रहते हैं, वो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे डिपेंड करती है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा
कि आप जो फॉरेस्ट हैं, वन क्षेत्र हैं, उनसे इस प्रकार के उत्पाद बनाइए जो नॉन वुड प्रोडक्ट हो, क्योंकि आपने लकड़ी के उत्पाद बनाना स्टार्ट कर दिया तो एक दिन वन समाप्त हो जाएंगे। तो नॉन वुड प्रोडक्ट यानी पेड़ों के ऊपर कीट पालिए, लाख के पेड़ जिससे लाख प्राप्त होगा। पेड़ों पे आप सेरिकल्चर या सिल्क वॉर्म, रेशम के कीट पालिए जिससे रेशम प्राप्त होगा। या पेड़ है उनके तने या जो छाल होती है, उन छाल को काट के जो प्रोडक्ट बन सकते हैं उन प्रोडक्ट को बनाइए, जैसे कत्था है। तो ऐसे नॉन वुड प्रोडक्ट, ऐसा नहीं लकड़ी काट के उसे हैंडीक्राफ्ट का कोई सामान बना दिया आपने, हो सकता है आपको देख के ऐसे हजारों परिवार और मोटिवेट हो जाएं तो एक दिन वन समाप्त हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट आपका नॉन वुड प्रोडक्ट होना चाहिए, गैर लकड़ी उत्पाद होना चाहिए। तो गैर लकड़ी उत्पाद या गैर वन उत्पाद जो है, यानी होगा तो वन से प्राप्त, लेकिन उसमें लकड़ी का यूज नहीं होना चाहिए। तो उन उत्पाद को या प्रोडक्ट को गवर्नमेंट लेकर, और कुछ जो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट बेचेगी, और जो आमदनी प्राप्त होगी वो ट्राइब्स में दी जाएगी। जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे आप जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसे आजकल तो शोरूम वगैरह इन पे भी आप जैसे देखते हो साबुन की बहुत सारी ब्रांड आती है, नाम ही नहीं सुना हुआ, प्राइस देखते हो 400 रुपए की, 400 रुपये, हमने तो हमाम, लक्स, डिटोल 50-60 रुपए से ऊपर नाम ही नहीं सुना। तो इसका मीनिंग जिनके नाम नहीं सुने लेकिन वो प्योर ऑर्गेनिक है, उनमें केमिकल लेस हैं लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्राइबल एरिया में बनी हुई होती हैं कई। तो इस प्रकार के उत्पादों को मुख्यतः एक ब्रांड का टाइटल देना और आदिवासियों को उसकी उचित कीमत उपलब्ध करवाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मीनिंग है, इसका उद्देश्य एक तो आदिवासियों के अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, इसका मीनिंग है उनके जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करवाना ट्राइब्स की, और दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि किस माध्यम से, नॉन वुड प्रोडक्ट्स के माध्यम से, यानी गैर लकड़ी उत्पादों के माध्यम से उनका आर्थिक विकास करना है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य थोड़ा सा अलग है, जबकि इसका उद्देश्य अलग है। इसमें पेड़ों को बढ़ाना है और लोगों की आजीविका या जो पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो उसमें गरीबी जैसा कुछ नहीं है कि ट्राइब्स को आमदनी तो प्राप्त हो रही है लेकिन आमदनी को और ज्यादा बढ़ाना है, उसके लिए है धन का क्या करना है, विकास करना है, लेकिन वो सिर्फ ट्राइब्स के लिए। तो इसमें शायद सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ भी होगा ब्रैकेट में। तो ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, जबकि वन धन योजना राज्य सरकार की। फिर कोरोना वाला टाइम पीरियड आता है अपना 2020, और उसके तुरंत बाद में 2021। तो 2021 में, अगस्त 2021 में अशोक गहलोत जी के द्वारा एक कार्यक्रम जैसे उन्होंने पहले चलाया था 2009 से 2014 के अंदर, हरित राजस्थान, 2021 में कोरोना वाले टाइम पीरियड के अंदर घर घर औषधि योजना। जो कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक चलना है। तो 2021 में मिड ईयर में स्टार्ट हुआ है ना, अगस्त में हुआ है, तो 5 जोड़ लो कब तक, 2026, नेक्स्ट ईयर तक चलेगा ये। 2026 में लगभग अगस्त के आसपास, लगभग साल भर और बचा है इसमें। अभी इस कार्यक्रमों में इनका जो मुख्य उद्देश्य था, एक तो मेडिसिनल प्लांट लगाना, नाम से ही पता लग रहा है औषधि योजना है, तो औषधीय पादपों को बढ़ाना। इसका मीनिंग टू इंक्रीज मेडिसिनल प्लांट्स। औषधीय पादप अगर लोगों के घरों में होंगे तो वो उनका यूज भी करेंगे, तो लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करना या बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना भी इसका एक उद्देश्य था। इसके मुख्य दो उद्देश्य यही थे, एक तो इसके नाम से पता लग रहा है घर घर औषधि योजना, तो मेडिसिनल प्लांट्स बढ़ाना। दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जैसे कोरोना टाइम पीरियड था तो पड़ोसियों के घर से गिलोय भी नहीं छोड़ी थी लोगों ने। जो गिलोय एक नीम के पेड़ पे चढ़ती है ना, जिसको नीम गिलोय कहते हैं, हालांकि फायदेमंद तो नीम गिलोय होती है, लेकिन सामान्य गिलोय होती है वो भी फायदेमंद, क्योंकि नीम को हर घर में नहीं लगाया जा सकता। कारण क्योंकि कई लोग ये मल्टी स्टोरीज जो होते हैं ना, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपार्टमेंट में आप गिलोय का प्लांट है वो तो चढ़ा सकते हो गमले के अंदर, बेल तो चढ़ा सकते हो गिलोय की, लेकिन नीम का पेड़ नहीं लगा सकते।
तो इसमें जो 4 औषधीय पादप हैं वो ऐसे बताए गए हैं कि जो हर घर में पॉसिबल हो। इसका मीनिंग है जो अपने जनरली पॉट में डेवलप किया जा सके, बर्तन या गमलों में जिनको डेवलप किया जा सके, वो प्लांट है, जिसमें एक तो है तुलसी प्लांट, एक इसमें अश्वगंधा, एक है कालमेघ। नाम ही बड़े बड़े हैं, बाकी प्लांट छोटे हैं ये। नाम ही यूं लगता है जैसे कोई मेघ के आसपास तक जाता होगा। तो अश्वगंधा, कालमेघ और एक लास्ट में गिलोय। तो इसमें यह ध्यान रखना प्लांट छोटे हैं। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर घर औषधि योजना में कौन सा पादप शामिल नहीं है? तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और नीम। नीम शामिल नहीं है, सिर्फ गिलोय शामिल है इसमें। गिलोय और गिलोय जैसे 3 कैटेगरीज और हैं प्लांट की, टोटल कितने हैं? 4। गवर्नमेंट ने इसमें यह कहा कि हम अगले 5 साल में यानी 21 से और 26 तक आपको 2-2 प्लांट के पेड़ देंगे। यानी 4 प्लांट हैं, वेराइटी तो 4 है, लेकिन ये 2-2 के पेड़ में मिलेंगे आपको। तो कितने मिलेंगे एक बार में? 8। और ऐसा हम 3 बार रिवीजन करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे ऐसा। तो प्रति परिवार को 24 प्लांट दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा इन्होंने कितनी बार किया ये तो नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब ये पुरानी बातें हो गई हैं। कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ है वो ध्यान रखना है। अगस्त 2021 कितने साल के लिए था? 5 साल के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो एक तो नाम में लिखा हुआ है औषधीय योजना, तो औषधीय पादपों को बढ़ाना। और औषधीय पादप अगर होंगे तो धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी तुरंत आप हल्का सा फीवर हो तो बाद में आप जो पैरासीटामोल वगैरह वो टेबलेट नहीं लेके गिलोय को पानी के अंदर अगर उबाल के पी लेते हैं तो धीरे धीरे वो गुण उसके वही हैं जो पैरासीटामोल वाले जो काम आती है उसी तरीके से काम करती है ये भी। यानी धीरे धीरे 2-3 बार इसका काढ़ा पीने से और फीवर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ऐसा जो जनरली जो व्यक्ति इन्हीं का ही यूज करता है, ये कारगर उन्हीं के ऊपर होती है। जैसे कई बार कहते हैं ना बीमारी साइकोलॉजी भी होती है कई बार इंसान की। भाई धीरे धीरे ये महसूस करता है मेरे सिर दुखने लग गया, आप जैसे आज फील करो, फिर कल भी सेम दुख नहीं रहा, फील करो सिर्फ, फिर नेक्स्ट डे भी आप यही फील करना, वो सिर में कितना तेज दर्द हो रहा है। आपके 10वें दिन सच में सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे फील कर रहे हो उस चीज को, तो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को आप फील करते हो तो वो एहसास धीरे धीरे होता है आपको। तुम गलत पकड़े हो, तुम्हारा मेरे को समझ में आ रहा है क्या फील कर रहे हो। और वो जरा कम किया करो तुम लोग। तो ये प्लांटेशन वाले कार्यक्रम हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ोगे जल्दी याद होंगे। एक तो 2000 से पहले वाले 3-4 कार्यक्रम है, एक तो मरु वानिकी, एक ऑपरेशन खेजड़ी, एक अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, एक स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान, फॉरेस्ट को लेके राज्य में जो क्रियान्वयन योजना थी। इसके बाद में 2000 के बाद में स्टेट फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम। इसके बाद में इसी के दौरान हरित राजस्थान 2009 से 14 के बीच में। उसके बाद में ये जैसे समाप्त हुआ तो वन धन योजना 2015, और वन धन में विकास ऐड कर दोगे तो 3 साल बाद 3 ऐड हो गया ना ये 2018, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। और फिर कोरोना वाले टाइम पीरियड में घर घर औषधि 2021 से और 2026, और 2022 सॉरी 2023-24 के अंदर, तो इसके अंदर पिछली बार एक पेड़ माँ के नाम, ये पहली स्टार्ट की थी मुख्यमंत्री जी ने। तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे कार्यक्रम कभी कभार जो स्टार्ट होते हैं ना अपने, वो शायद हरियाली माउस को स्टार्ट हुआ था ना पिछली बार, ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह उसमें बताए जाएंगे आपको। तो उसके अंदर कोई एक आधा अगर सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम या कोई विशेष दिन जो प्लांटेशन को समर्पित किया जाता है, तो उस एक आधे दिवस को आप इकोनॉमिक सर्वे में आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम दिए हुए रहते हैं, तो उनको आप वहां से याद रखा करो। तो करंट के ऐसे लगभग आपको 10-15 कार्यक्रम, तो इनमें 5 कार्यक्रम कभी भी मेंस में हो सकता है लिखवाए जाए, या मैं जो प्रीलिम्स एग्जाम में इफेक्ट में आ सकते हैं आपके। तो ये जो जहाँ लिखा ना वानिकी कार्यक्रम, उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना 50 वर्ड्स। राज्य में वानिकी कार्यक्रम 50 शब्द।
50 वर्ड्स में लिख देना, 50 वर्ड्स एनी 5, कोई भी 5। तो मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको याद होना चाहिए। प्रीलिम्स में वही पढ़ना जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हों। तो सर्वे में मेरे हिसाब से एक तो औषधि प्रोग्राम दिया हुआ है शायद आपके, एक राज्य वानिकी और जैविकता स्टेट फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी ये वाला दिया हुआ है, स्टेट फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, जापान जापान और फ्रांस वाला। और एक ये एक पेड़ माँ के नाम वाली जो पहले, ये शायद ये भी मेंशन होगा उसमें। आ गया कि वानिकी वाला कार्यक्रम ये। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, वानिकी कार्यक्रम के बाद नेक्स्ट कौन सा है? अवार्ड वाले में तो देखिए जो नाम है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। बातें नहीं करें, एक बार बुक में भी नहीं देखें, यहाँ समझ लीजिए एक बार। इसमें नाम कुछ इस तरीके के रखे हुए हैं जिसमें दो नाम तो आपके स्टेट के व्यक्तित्वों के नाम है, यानी राज्य के व्यक्ति रहे हैं उनका नाम है, और दोनों के दोनों जोधपुर से रहे हैं। अमरता देवी बिश्नोई और एक कैलाश सांखला जी। एक व्यक्तित्व का महत्व है, प्लांटेशन या वृक्षों को बचाने में रहा है। कैलाश सांखला जी का जो संबंध है वो वाइल्ड लाइफ को लेकर रहा है, वन्य जीवों को, विशेष करके टाइगर को लेकर। तो इसका मीनिंग दो तो राज्य के व्यक्तित्वों के नाम से अपने अवार्ड दिए जाते हैं। दो सेंट्रल गवर्नमेंट और कंटिन्यूस पीएम रहे हुए, इंदिरा गांधी जी और उनके बाद में राजीव गांधी। तो इसका मीनिंग इंदिरा गांधी जी के नाम से भी एक कार्यक्रम है और उसके बाद एक राजीव गांधी जी के नाम से भी कार्यक्रम। तो इसका मीनिंग इन चार नाम, ये चार जो नाम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक फिर राजस्थान में वन पालक कार्यक्रम है, तो वन पालक का मीनिंग है वनों को पालना या डेवलप करना। और वन पालक में बहुत सारी वेराइटीज हैं पुरस्कारों की, 1,000 से लेके 5,000 तक के कई पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसका इतना महत्व नहीं है। बस वन पालक कार्यक्रम में इतना ही ध्यान रखना है कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के व्यक्ति को ही मिलेगा, उसका कोई कर्मचारी हो, उसका कोई अधिकारी हो, कोई रेंजर हो, तो उनको ही वो पुरस्कार दिए जाएंगे। आप बाहर से जाके चाहिए पूरा, आपने पूरा वन तैयार कर दिया हो लेकिन आपको वन पालक पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी नहीं हो। तो इसका मीनिंग एक वन पालक कार्यक्रम ऐसा है, सॉरी, वन पालक पुरस्कार ऐसा है जो मुख्यतः वनों से जुड़े हुए व्यक्तित्वों को या कर्मचारियों को ही मिलेगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। यानी प्राइवेट व्यक्ति के चाहे कितने भी अप्रोच हो, चाहे उसको इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार मिल चुका हो, चाहे राजीव गांधी पुरस्कार मिल चुका हो पर्यावरण वाला, लेकिन उसको वन पालक पुरस्कार नहीं मिलेगा। कारण? क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं है। तो ये जो इसमें 5 पुरस्कार लिखे हुए हैं, तो उसमें वन पालक का इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि उसमें वो एक पुरस्कार नहीं हो कि उसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं। कोई व्यक्ति वनों के लिए काम नहीं करके बढ़िया सा निबंध लिख दे पर्यावरण दिवस को, उसको भी मिल जाएगा वो पुरस्कार। जिसका कोई काम नहीं था, उसने क्या किया, पर्यावरण को लेके एक अच्छा सा निबंध लिखा था और वो निबंध सेलेक्ट हो गया उसका। कई कई बार लिखवाते हैं ना, स्टूडेंट से भी लिखवाते हैं। आदिवासी हेयर ऑयल श्री ऑर्गेनिक, आता है क्या कोई? लगाया करो। तो स्टेट वाले व्यक्तित्व में पहले अपन, अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार, इस पुरस्कार को देने में गवर्नमेंट ने काफी डिले किया है। यानी जो बलिदान हमारे राजस्थान में 1730 में हो चुका था, उस पर पुरस्कार सरकार ने 1994 में जाके जारी किए। तो अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है? 1994, बलिदान 1730 का है। फिर इसमें जो श्रेणी है कि किस किस श्रेणी में दिया जाएगा, किस कार्य के लिए दिया जाएगा, तो इसमें कहा जाता है कि दो तीन तीन सेक्टर हैं जिसमें एग्जाम्पलरी वर्क या उत्कृष्ट कार्य करने पे दिया जाता है।
जैसे किसी ने राज्य के अंदर बेहतरीन वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, यानी प्लांटेशन में जिसका बहुत अच्छा योगदान हो वृक्षारोपण में, उसको दिया जा सकता है। एक हो सकता है कि पेड़ लगाए तो नहीं हो लेकिन पेड़ों को बचाए हैं, वन संरक्षण। भाई कहीं पेड़ों की कटाई हो रही थी और उस व्यक्ति ने नहीं होने दी, कुछ जन समूह ऐसे बना लिए, कुछ आंदोलन ऐसा छेड़ दिया कि उस विकास कार्य को रोक के मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण को उसने बढ़ावा दिया है। तो इसका मीनिंग उसने वनों को बचा लिया, भले उसने एक ही पेड़ नहीं लगाया हो लेकिन वन संरक्षण के लिए भी दिया जाता है। तो ये एफोरेस्टेशन के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, और एक इन वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनको बचाए, इसका मीनिंग है वन्य जीव संरक्षण। अमरता देवी विश्नोई जी का जो बलिदान है वो इसके लिए हुआ था, वनों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। तो शुरुआत में तो इसकी कैटेगरी ये हुआ करती थी वन संरक्षण, पुराने एग्जाम्स आए हुए हैं उसमें आंसर ये माना हुआ है। बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तय किया कि सिर्फ वन संरक्षण ही नहीं, वृक्षारोपण और वन्य जीव तीनों कैटेगरीज में मिलेगा ये। तो इसका मीनिंग इस पुरस्कार को देने के जो स्तर हैं या इसके जो देने के कार्य क्षेत्र हैं वो कितने रहेंगे, 3 कार्य क्षेत्र में ये दिया जाएगा। प्लांटेशन यानी फॉरेस्टेशन में, वृक्षारोपण में, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, वन्य जीव संरक्षण में। फिर ये कहा गया कि इन 3 कार्यों के लिए मिलेगा और 3 स्तर पे जारी किया जाएगा। इसको जारी करने के 3 स्तर। तो फिर लोगों ने पूछा 3 स्तर किस तरीके से, तो इन्होंने बताया कि 2 तो मिलेगा मिलेगा इंडिविजुअल व्यक्तियों को, यानी एक व्यक्ति को चुना जाएगा, अगेन व्यक्ति को चुना जाएगा। तो इसका मीनिंग ये तो हो गया इंडिविजुअल बेसिस। एक व्यक्ति उसको चुना गया है जिसने वन संरक्षण में योगदान किया है, वनों को बचाने में। तो कहीं ना कहीं शायद वृक्षारोपण भी इन्होंने इसी में ही शामिल कर रखा है इसको, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाले को। एक उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो वन्य जीव को बचाए, वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। और एक स्तर इसमें संस्थागत लेवल रहेगा, यानी इंस्टीट्यूशनल लेवल, किसी इंस्टीट्यूट को ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इंस्टीट्यूट्स में एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, व्यक्तियों में भी एक या एक से अधिक चुना जा सकता है। तो अभी ये लास्ट ईयर जब आरएस प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसके आसपास कई सालों से अभी जारी किया गया था, इसके पहले 2018 में दिया गया था, 2019 के तो सही जारी भी नहीं हुए, 2020, 21 और 22 तक के। तो इसमें अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए हुए हैं। तो ये पुरस्कार जब भी जारी होता है तो इसमें लेटेस्ट जो भी है वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इसमें व्यक्तिगत जो फॉरेस्ट या वनों से रिलेवेंट 2021 और 2022, 2022 लास्ट दिए गए। इसका मीनिंग अब 25 आ गया तो 25 में हो सकता है 23 और 24 के पुरस्कार जारी हो सकते हैं। 2026 जब आएगा तब 25 के पुरस्कार जारी हो जाएंगे। तो सेम ईयर का पुरस्कार नहीं देके लास्ट ईयर का पुरस्कार नेक्स्ट ईयर दिया जाता है। तो इसका मीनिंग अभी भी 2 पेंडिंग चल रहे हैं अपने, 2023 और 2024, तो वो 25 में दिए जा सकते हैं। और 25 में नहीं दिए जाएंगे तो हो सकता है 26 में फिर 3 साल के एक साथ दिए जाएंगे, जैसे इस बार कई सालों के एक साथ दिए गए हैं। 2018 यहाँ लिखा हुआ होगा, बीच में 19 नहीं दिया गया, 20, 21, 22 के एक साथ जारी हुए हैं। संस्थागत में तो 2018 के दिए गए हैं, उसके बाद में 2019 का स्किप करके 20 में ही दिया गया है, 19 का किसी को नहीं दिया गया। तो इसका मीनिंग हो सकता है इन्होंने 19 में आवेदन ही नहीं मांगे, इस कारण 19 के पुरस्कार जारी नहीं हुए। तो 19 के पुरस्कार किसी भी कैटेगरी में जारी नहीं हुए, किसी में थोड़ा ना लिखा हुआ 19 के, एक में है क्या व्यक्तिगत, तो वो एक ही कैटेगरी में दिए गए हैं सिर्फ। संस्थागत स्तर पे इसके या तो आवेदन नहीं आए होंगे या मांगे नहीं गए होंगे। मीनिंग ये है कि इसमें पुराने पुरस्कार याद नहीं करने आपको, सबसे लेटेस्ट वाले याद रखने हैं। तो अब लेटेस्ट अभी तक तो 21-22 है, आने वाले टाइम में 23 और 24 होगा। तो मेरे हिसाब से इन व्यक्तियों के नाम मत रटो आप अभी। जैसे यहाँ 2021-22 में एक तो शायद आपके अभिलाषा और एक बच्चू सिंह है, यहाँ पवन कुमार हैं क्या, पवन जैन है, और फिर वाइल्ड लाइफ को बचाने वाले व्यक्तियों में आपके पदम सिंह जी हैं एक में, यही है 2021 में।
और फिर नेक्स्ट में मोहित और दिव्या, मोहित और दिव्य शर्मा, तो दिव्या शर्मा मोहित शर्मा, तो शर्मा एंड शर्मा फैमिली। अब संबंध क्या है वो नहीं बताया गया है। भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकता है कोई रिलेशन ना हो, पर्यावरणविद, पर्यावरण को संरक्षित करने वाले हो। और यहाँ पे 2020 का अच्छा 2020 का दिया गया, 18 में तो 3 संस्थान को मिला था, तो इस बार उदयपुर की किसी संस्थान को मिला है शायद, कौन सा है? वन संरक्षण और प्रबंधन समिति सत्ती की चोरी, वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति या जो कमेटीज होते हैं उनको मिलते हैं। जैसे पहले भी मिला 2018 में, उस समय मिला था पाटिया उदयपुर को, तो ये पाटिया बैठने वाला नहीं, जगह का नाम है वहाँ, तो यहाँ सत्ती की चोरी ये भी जगह का नाम। तो मेरे हिसाब से ये एक बार ये छोड़ देना, आप स्किप कर देना, नाम याद मत करना, क्योंकि अगर प्रीलिम से एग्जाम तक कोई नए नाम नहीं, नए नाम आएंगे तो 100% करंट वाली बुक्स में होंगे, क्योंकि राज्य के पुरस्कारों में सबसे बड़े पुरस्कारों में से है, इसलिए होंगे। और अगर उस समय अपडेट नहीं होते तो फिर बाद में ये रट लेना, लास्ट के 2 साल 21 और 22 वाले रट लेना, और 23 और 24 आ गए हैं तो इनको स्किप कर देना, फिर बाद वाले रट लीजिएगा। इसमें से जगह भी छोड़ी हुई है नीचे, थोड़ी बहुत है ना इसमें। इसके बाद में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार के बाद राज्य का दूसरा पुरस्कार कौन सा है? कैलाश सांखला, कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, क्योंकि इनका संबंध वन्य जीवों से रहा हुआ है, टाइगर से। लेकिन इसमें टाइगर को टारगेट नहीं किया गया, टाइगर को तो इन्होंने अपने जीवन में टारगेट किया था कि अपने को बाघों को बचाने के लिए राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर आना है। जबकि इसके जो इस व्यक्तित्व या इन व्यक्तित्वों के नाम से जो पुरस्कार दिया गया है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, आप किसी भी वन्य जीव को बचाइए पुरस्कार मिल सकता है, मिलेगा एक ही लेवल पर। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की जगह 3 स्तर पे नहीं मिलेगा, या तो व्यक्ति को मिलेगा या संस्था को मिलेगा। राशि इसमें क्या है, अमृता देवी में तो व्यक्तिगत स्तर पे तो है 50-50 हजार रुपए, संस्था को डबल मिलता है 1 लाख रुपए। जबकि कैलाश सांकला पुरस्कार में चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, दोनों को 50-50 मिलेगा। व्यक्ति है तो भी 50 हजार रुपये दिए जाएंगे, और किसी इंस्टीट्यूट को चुना गया तो भी 50 हजार ही मिलेंगे। जबकि इसमें संस्था के लिए डबल होता है, पहले तो कम थी राशि 25-25 हजार, संस्था को 50 थे, फिर डबल कर दिया गया, तो 25 वाली तो हो गई 50-50, और 50 वाली हो गई 1 लाख। तो इसमें तो किस ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य को लेकर दिया जाता है, तो वन्य जीव प्रोटेक्शन के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 2010 से। राशि का प्रावधान जो है वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल, व्यक्ति या संस्था, दोनों पे सेम ही रहेगा, 50 हजार रुपये। अमाउंट लिखा हुआ है क्या इसमें? तो 50 हजार रुपये मिलेंगे। फिर जो केंद्र के व्यक्तित्व हैं उनके नाम से कुछ पुरस्कार हैं, जिसमें एक इंदिरा प्रियदर्शनी, ये इंदिरा गांधी जी का पेरेंटल सरनेम है। गांधी तो शादी के बाद वाला पेरेंट जो नेम सरनेम था, ये उनका कश्मीरी पंडित वाला है प्रियदर्शनी, तो इंदिरा प्रियदर्शनी। तो इनका जो मुख्य नाम है, पेरेंटल शब्द वो ऐड है इसमें, तो यहाँ इंदिरा गांधी मत कर देना आप। इंदिरा प्रियदर्शनी वर्क्स मित्र पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी जी के जाने के 2 साल बाद। 1984 में डेथ होती है, 1986 में स्टार्ट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, उनके द्वारा ये दिया जाता है, जिनके द्वारा फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है। वन रिपोर्ट किसके द्वारा?
बनाने वाला संस्थान तो अलग है, देहरादून। जारी करने वाला पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इस मंत्रालय द्वारा जारी होता है। दिया उस व्यक्ति को जाता है जो बंजर भूमि विकास के लिए अपना एग्जाम्पलरी, इसका मीनिंग है एक उत्कृष्ट उदाहरण, यानी बेस्ट एग्जाम्पलरी वर्क जिसका रहा हो, अपने आप में भारत के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करने वाला काम जिस व्यक्ति का रहा हो, तो ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट बंजर भूमि विकास के लिए दिया जाता है। बंजर भूमि विकास का मीनिंग ये है कि जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि है तो उस बंजर भूमि के लिए अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि इस पे किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो वहां पे सर्व समाज के लिए जिस व्यक्ति ने सबके लिए प्लांटेशन किया है, अब कोई व्यक्ति अपने खेत में लगा रहा है चारों तरफ पेड़, तो वो तो उसका इंपॉर्टेंस उसको खुद को खेत में चाहिए, वो एक तरीके से कृषि वानिकी हो गई आपके। लेकिन कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पे कर रहा है, इसका मतलब उसमें इंडिविजुअल प्रॉफिट उसका खुद का नहीं है, तो ऐसे ही व्यक्तियों को मिलेगा ये, जो वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और इसमें राशि का प्रावधान कितना है, इसमें चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, मिलेगा दोनों में से एक कोई। और इसमें 2.5 लाख रुपए का प्रावधान। इसका मीनिंग अपने स्टेट में जो मेल वाला है ना, कैलाश सांखला, वो भी ऐसे ही है, और सेंटर में फीमेल वाला, जो दोनों अपोजिट जेंडर है। और अपने राजस्थान के अंदर फीमेल जो है और सेंटर में जो मेल है, वो देने का तरीका एक है। जैसे अमृता देवी कितने स्तर पे, राजीव गांधी जी भी ऐसे ही। और राजीव गांधी जी में तो दिया भी उस दिन दिया जाता है जो उनके नाम के आगे टाइटल यूज किया गया है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, तो ये पर्यावरण दिवस को ही दिया जाता है। जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है उस व्यक्ति को मिलता है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 5 जून 2012 से स्टार्टिंग किया गया है। ये भी 3 स्तर पे जारी किया जाता है। 3 स्तर में, इसमें पहले तो 2 ही स्तर थे, एक तो था इसमें इंडिविजुअल व्यक्तिगत, और एक था संस्थागत, सिर्फ ये 2 ही थे। कुछ साल पहले इसमें एक तीसरा और जोड़ा गया है जिसका नाम रखा है सिविक बॉडी नगरीय निकाय। स्टेट पॉलिटी पढ़ चुके हो आप? तो नगरीय निकाय कौन कौन से होते हैं? अपेक्स बॉडी तो नगर निगम होती है, नगर परिषद और नगर पालिका, इन तीनों को मिला के सिविक बॉडीज नगरीय निकाय बोलते हैं। तो नगरीय निकाय में 3 काउंट होते हैं। तो उनमें से अगर किसी ने ये करी, अब नगरीय निकाय को क्यों मिलता है, ग्रामीण निकायों को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित नगरों में ज्यादा होता है। तो इसका मीनिंग ये कार्य कोई नगर में अगर बेस्ट करेगा तो उसी को ही मिलेगा पुरस्कार। ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसे ही इन्वायरमेंट है शहरी क्षेत्रों से काफी बेटर होता है। तो इसमें इन्होंने प्रावधान रखा है कि जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण या एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन अवार्ड है, वो व्यक्तिगत स्तर पे 2 लाख रुपए के साथ जारी होगा। सिविक बॉडी है उसको 3 लाख, और संस्था को अगर मिल रहा है तो दोनों को मिला के लिख दो 5 लाख। तो इसमें 2 और 3 कितने होते हैं? 5। इसमें सिर्फ पैसे ही नहीं मिलेंगे, चांदी का कमल भी भेंट किया जाएगा, यानी सिल्वर लोटस साथ में दिया जाएगा। तो यहाँ 2 लाख, बजा लो पहले, तो 2 लाख चांदी का कमल, 3 लाख चांदी का कमल। इंडिया में एक ऐसा पुरस्कार है जिसमें 10 लाख प्लस सोने का कमल, यानी चांदी का सोना बना देना और 5 का क्या बना लेना। और वह फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में है 10 लाख रुपए और सोने का कमल। वहां गोल्ड गोल्ड लोटस दिया जाता है। जब सोना चांदी हो जाए और 10 लाख के 5 हो जाए तो मान लेना राजीव गांधी जी हो गए। और राजीव गांधी जी का डबल हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट का डबल हो जाए और चांदी सोना बन जाए, तो मान लीजिएगा दादा साहब फाल्के बन गए फिर। तो ये अवार्ड आपके कंप्लीट हो गए हैं। कुछ प्रमुख अधिनियम और दिवस आगे बचे हुए हैं, वो एक बार रीडिंग लगा लेना आप लोग। हालांकि 5 मिनट डिस्कस करेंगे कल, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद। इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है क्या अब आपकी? लेंगे तो मेरे हिसाब से नहीं है ना आज।
अच्छा, कितने, 7:15 से होगी या 7:30 से? 7:20 पे।